नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का छठा भाग। जिया की इस बात से मैं सियार उठी, काँप गई अंदर तक कि चीनू ने सब बता दिया है। उसने मुझे जिया के सामने एकदम नंगी कर दिया है। मुझे अपनी नज़रों के सामने फांसी का फंदा झूलता नजर आने लगा था, क्योंकि मैं यह ठाने बैठी थी कि अगर चीनू ने किसी को भी बताया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। मैं इस ऊहापोह के चलते कुछ क्षण तक कुछ ना बोल पाई। तो जिया फिर बोली, हेलो मन्नू, क्या हुआ? आप? कुछ नहीं जिया। तो वह बोली, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ। तो मैंने कहा, नहीं जिया, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना, कहो ना क्या कहना चाहती हो। देखो, असल में मन्नू, ये बात मैं कहना तो बहुत समय से चाहती थी, लेकिन कुछ तो संकोच और फिर यह सोच कर कि ऑफिसों में आदमियों के साथ तो तमाम बातें होती ही रहती हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। मगर भैया को लेकर कुछ ज़्यादा ही बातें हैं। तुम इन पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देती? मेरा मतलब है कि मर्दों को बाहर मुंह मारने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें एकदम खुला छोड़ना भी समझदारी नहीं है। मीनाक्षी को लेकर न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। फिर चुनू आया तो वह भी बता रहा था। आखिर बात क्या है कि तुम दोनों के बीच खाई इस कदर गहरी होती जा रही है? मैं तो तुम्हें ही कहूँगी, हालात को काबू में करो, नहीं तो मर्दों का कोई ठिकाना नहीं, कब सौतन लाकर बगल में बैठा दें। कुछ करो तुम। जिया की बातों ने मुझे उस समय कितनी बड़ी राहत दी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनकी बात से या तो साफ हो गया कि चीनू ने सब कुछ बताया, लेकिन उस से हर रात परिस्थितियों के चलते जो एक अनकहा रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच, जिसकी फांस आज तक मुझे घायल कर रही है और शायद मरने के बाद भी करती रहेगी, उस रिश्ते के बारे में उसने बड़ी बुद्धिमानी से कुछ नहीं बताया था। मन ही मन मैंने भगवान और चीनू दोनों को ही धन्यवाद किया और तुरंत जिया से बोली, जिया, शादी के बाद इतने वर्षों में जो कुछ किया जा सकता है मैंने वह सब किया। या सब कुछ करने में भूल गई, या यह कहो कि भुला दिया कि एक औरत, एक पत्नी के नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं। जिया, मैं क्या क्या बताऊं कि मैंने सारी हदें पार करके सब कुछ किया। इनके मन की बात हो या खुश संतुष्ट रहे, हमेशा यही कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों जितना किया दूर उतनी ही ज़्यादा दूरी बढ़ती गई। न जाने कितनी बातें हैं, कितनी ढेर सारी बातें हैं जो मैंने आज तक तुम्हें भी नहीं बताई। आखिर यह चाहते क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब जब सारी जोड़ गांठ करती हूँ तो एक ही निष्कर्ष मेरे सामने होता है कि बहुत से मर्दों की आदत होती है कि जब तक 4 जगह मुंह नहीं मार लेते उन्हें चैन नहीं पड़ता। पर मेरे यहाँ तो बात इससे भी आगे है। 4 या 40 जगह मुंह मार लेते हैं, फिर भी इनका मन नहीं है कि भरता नहीं, या कि इनका मन है कि भटकता ही रहता है। आखिर तुम ही बताओ जिया, मैं और क्या करूं? तब जिया बोली, आखिर कुछ तो यह बोलते होंगे ना कि ऐसा क्या है जो यह चाहते हैं और तुम नहीं दे पा रही हो। जिया, मैंने कहा ना, या जो कुछ जैसा चाहते हैं वह सब दिया, या जैसा चाहते हैं वह सब किया और की करती ही आ रही हूँ, लेकिन बात जहाँ की तहाँ रहती है। फिर अब तो चलो छोड़ो जिया, जो किस्मत में था वह हुआ, और जो होना होगा वह होगा। जब बात आएगी सामने तो वह भी देखेंगे, झेलेंगे। अच्छा यह बताओ, चीनू के पेपर का क्या हुआ? वह यहाँ आया नहीं। जिया बात आगे और न बढ़ा सके, इसलिए मैंने चीनू की बात छोड़ दी। लेकिन बिब्बो, कहते हैं ना कि जब घर की बात घर से बाहर निकल जाती है ना, तब किसी को चुप नहीं कराया जा सकता। जिया चुप नहीं हुई, खोद खोद कर पूछती रही। 1 घंटे तक बात की, जबकि अमूमन वह फ़ोन पर ज़्यादा बात करती नहीं थी। और जब उन्होंने दुखती रग छेड़ दी तो कुछ देर बाद मैं भी बह गई भावना में, और बहुत सी ऐसी बातें उस दिन उन्हें बता दी जो वास्तव में नहीं बतानी चाहिए थी। मैं यहाँ तक बता गई कि यह अननेचुरल सेक्स के भी आदी हैं। सेक्स के दौरान पीड़ा देने में इन्हें मज़ा आता है, सुख मिलता है, जिससे मुझे घृणा है, जिसकी इजाज़त भारत का कानून भी नहीं देता।
मगर इस बात पर जिया की प्रतिक्रिया ने मुझे सकते में डाल दिया। वह बोली, मन्नू मन्नू क्यों तुम नेचुरल अननेचुरल के चक्कर में पड़ी हो? अरे आदमी 2-4 मिनट इधर का उधर, उधर का इधर कर देंगे तो उससे औरतों के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगी तो दूरियां बढ़ेंगी। तमाम औरतें इस तरह का भेद करती ही नहीं जो तुम कर रही हो। बेवजह जीवन कठिन किए हुए हो, भूल जाओ यह सब। जिया ने जिस तरह से इनकी इस आदत का पक्ष लिया उससे मैं दंग रह गई। मुझे पक्का यकीन हो गया कि जिया भी नेचुरल अननेचुरल के फेर में पड़ने वाली औरत नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गई उनकी बातें, उनके तर्क सुनकर। उस दिन मैंने यह भी जाना कि जिया खजुराहो की मैथुनी मूर्तिकला की परम प्रशंसक है। इतना ही नहीं, प्रसंग आते ही वह वात्स्यायन के कामसूत्र का ब्यौरा खोल बैठी और यह भी बताया कि शादी के बाद जब वह पति के साथ ससुराल से बनारस गई, जहाँ पर उनके पति की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर सिर्फ इस खातिर पति के साथ कई बार शराब पी कि जीवन का मजा लेते समय संकोच शर्म आड़े न आए। इतना ही नहीं, घर वालों को बताया कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन गए खजुराहो। फिर ऐसा कई बार किया कि बताया तीर्थ स्थल, लेकिन गए गोवा बीच या हिल स्टेशन। जिया उस दिन बात करते करते जिस तरह से पति से अपने रिश्तों को लेकर चटकारे लेकर बतिया रही थी, उसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि वह वही धीर गंभीर कम बोलने वाली जिया है जो वास्तव में इतनी बोल्ड है और कहती है कि सेक्स संबंध जितना गहरा होगा, जितना खुला होगा और संकोच रहित होगा, भावनात्मक संबंध उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और जिन पति पत्नी के बीच सेक्स संबंध ठंडे होंगे, उनके बीच भावनात्मक रिश्ता या लगाव भी कम होगा। उस दिन जिया ने यहाँ तक बताया कि आज जबकि बच्चे उनके हाई स्कूल इंटर में पहुँच गए हैं और वह प्रौढ़ावस्था जी रही हैं, फिर भी दोनों के बीच सेक्स संबंधों में गर्मी बनी हुई है। मकान बनवाते समय कर्ज बहुत हो गया, लेकिन उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर अपने लिए एक अलग कमरा बनवाया है और आज भी मियाँ बीवी बच्चों से अलग अकेले ही सोते हैं। जिया की एक एक बात न सिर्फ मेरे दिल और दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी, बल्कि मुझे पूरी तरह गड्ढमड कर दिया था। आखिर उनकी अंतहीन होती जा रही बातों से मैं तंग आ गई, तो उसे समाप्त करने के लिए कहा, जिया मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, लगता है कोई आया है, जाओ जाकर गेट खोलो। यह कहने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, मगर जिया की बातें दिलो दिमाग पर छाई रहीं, उमड़ घुमड़ करती रहीं, चलती रहीं। हाँ, एक बात ज़रूर दिमाग में आ रही थी कि जिया के पास डिग्रियां भले ही मुझसे बहुत कम हैं, वह केवल हाई स्कूल पास है, लेकिन जीवन का असली राग, असली सुर वही जानती हैं और जीवन के सातों सुर बड़ी होशियारी से वो साध रही है। मैं लगी करने विश्लेषण तो पाया कि मैं तो सुर सदता कहाँ से है, कैसे समझूं सुर, कैसे साधूं सुर, इसका कहरा ही नहीं जान पाई हूँ। जिंदगी के सरगम में 7 सुर होते हैं या 47, मैं तो यह भी ना जान पाई, समझ पाई अब तक। इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई या आ गए, चाय नाश्ता हुआ, फिर खाना पीना हुआ, देर रात बेड पर सोने पहुंच गया। आज फिर मैं इन्हीं के साथ सोई। जिया की बातें अब ज़्यादा बड़े हथौड़े की तरह ज़्यादा चोट कर रही थी कि सेक्स जितना खुला, जितना गहरा, जितना तीव्र होगा, भावनात्मक रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। अंततः इन हथौड़ों की चोट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि चलो जिया का फार्मूला अपनाएं। आश्चर्यजनक रूप से उस रात भाग्य मुझे अपने साथ खड़ा दिखा। जीवन में उस दिन मैं पहली बार बेहद उन्मुक्त अंदाज में पति के साथ सेक्स के लिए खुद पहल कर रही थी और आश्चर्यजनक रूप से उस पहल का बहुत ही जोशपूर्ण ढंग से उत्तर मिला, भले ही थोड़ा देर से। मैं चिंतित थी अपनी किस्मत पर। उस दिन सेक्स का मेरा अनुभव एकदम नया था, बिल्कुल नए रूप में, एकदम ताज़ा, उमंग से भरा, आवेग की सारी सीमाएं तोड़ता हुआ। उस दिन न सिर्फ मैं बल्कि उनके लिए भी अचरज भरा अनुभव रहा होगा, क्योंकि जब ज्वार उतरा तो उसके बाद उनका जो व्यवहार था, जिस ढंग से उन्होंने मेरे अंगों को कई बार चूमा, दांत गड़ा दिया, उससे मुझे पूरा विश्वास हुआ कि आज बात बहुत बदली हुई है।
वजह शायद जिया की बातें रही, उनकी बातों का जो असर हुआ था मुझ पर, जिसके कारण मैंने सेक्स में नई तरह से पहल की थी, वह इनके मन की थी। इतने बरसों बाद मैं कुछ हद तक समझ पाई कि वास्तव में यह चाहती क्या है, इनका टेस्ट क्या है। जो भी हो, मानना पड़ेगा तुम और तुम्हारी जिया कमाल की हैं। सेक्स वक्स की इतनी अहमियत होती है ज़िंदगी में, आज तुम ही से सुन रही हूँ। सेक्स के लिए ऐसी हवस के बारे में पहली बार सुन रही हूँ, वो भी अपनी सगी बड़ी बहन से। अरे मैं भी औरत हूँ, हमारे भी आदमी था, कभी कभी वह भी आपा खो बैठते थे, बेड पर ऐसे रौंदते थे मानो मैं उनकी पत्नी ना होकर कोई जानवर हूँ जिसे जैसे चाहे हलाल करें। लेकिन यह भी तभी होता था जिस दिन यह भांग छक के खाते थे। उस मुई भांग में न जाने ऐसा क्या जहर होता था कि यह आपा खो बैठते थे। इनकी अति तो इतनी होती कि समाज घर के अन्य सदस्यों की भी परवाह नहीं करते थे। तो मैं जबरदस्ती ठंडा पानी इनके सिर पर डाल देती थी, खटाई भर देती थी मुंह में। मगर ये जो तुम आवेग, नया प्रयोग, जाने क्या क्या सुना रही हो, या कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ज्वार भाटा सब मेरी समझ के परे था, है और रहेगा। बस इतना ही मुझे ठीक लगता है, वही जो मैंने जीवन भर में करती रही, कि औरत आंख बंद किए पड़ी रहे और पति जल्दी से निपट ले। मगर औरत हवस में पागल हो जाए, मेरी नज़र में यह कभी सही नहीं था। मैंने अपनी लड़कियों को भी यही समझाया, यही सिखाया, क्योंकि मैं यह निष्कर्ष निकाल रही हूँ कि अगर तुम प्रयोग, ज्वार भाटा, आवेग जैसी चीज़ों से अपरिचित रहती या इसे अहमियत न देती, तो निश्चित ही चीनू जैसे छोकरे के सामने तुम न फैलती। तुम हिम्मत ही न कर पाती एक छोकरे के सामने फैलने की। वैसे जब जीजा ने सब तुम्हारे मन का कर दिया, तो उसके बाद फिर चीनू का क्या हुआ? क्या इसके बाद भी चीनू ने तुम्हें ज़्यादा संतुष्टि चीनू से महसूस हुई, और बाद में भी चीनू से तुम्हारे संबंध कायम रहे? मन्नू की बात सुनकर बिब्बो ने बड़ी ही गुस्से में आकर अपनी यह बात कही। तो मन्नू बोली, देखो बिब्बो, बात बहुत साफ है और बहुत ही साफ बताऊं। जब सच बता रही हूं तो इस बारे में भी साफ साफ सुन लो। मैं कुछ भी छिपाने नहीं जा रही, बार बार कह रही हूं कि जहां तक चीनू के सामने फैलने, आवेग, प्रयोग, न जाने क्या क्या बोल गई तुम, इन सब के लिए पहले तो यही कहूंगी कि तुम सिर्फ यही जानती हो कि पति देवता है और वह जो करे वही सही है, वह पूजनीय है। पत्नी उसकी चरण वंदना करती रहे, चरण वंदना करती रहे जीवन भर। उसकी लाख इच्छाएं हो, लेकिन वह उन सब का गला घोंट दे, कभी प्रकट न करे। दीनहीन दासी बनी उसकी ठोकरें खाती रहे। मगर मेरी नज़र में यह सब गलत है। यदि पति देवता है तो मैं मानती हूँ कि पत्नी भी देवी है। जब तक पत्नी देवी नहीं होगी, देवता अधूरा रहेगा। और देवी चीनू जैसे छोकरों के सामने फैलती तभी है जब देवता देवी को पहनी हुई जूती समझकर कहीं कोने में डाल देता है। मैं भी चीनू के सामने, या चीनू जैसे छोकरे के सामने निश्चित ही इसीलिए फैल गई क्योंकि मैं एक पहनी जा चुकी, हमेशा के लिए कोने में डाली गई जूती थी। फिर भी सच यही है कि फैलने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ माँ बनने की चाहत थी, जुनून था, सेक्स नहीं। मैं कोई कामुक स्त्री नहीं थी। मन्नू की इस बात पर बिब्बो फिर बोली, मान गई, तर्कों से सच अपने पक्ष में किया जा सकता है। सच को भी स्याह बनाया जा सकता है, जैसे कोर्ट में वकील बनाते हैं और अदालत अंधी हो जाती है। मुझे भी यकीन हो गया है कि चीनू के सामने शरीर डाल देने या कहे कि हवस में अंधी हो, उसको शिकार बना लेने को भी तुम सही साबित कर दोगी। और मैं भी बिल्कुल साफ कहती हूँ कि बच्चा नहीं, हवस शांत करने के लिए तुम फैल गई चीनू के सामने, क्योंकि मैं अब तक अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम्हारे शरीर की सेक्स की भूख इतनी बड़ी थी कि जीजा के वश में नहीं था कि वह उसे उस हद तक शांत कर पाते हैं। आखिर उम्र के साथ आदमी की ज्वाला की तपिश कम हो ही जाती है। बिब्बो की इस बात पर मन्नू फिर बोली, बिब्बो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक युवा होते व्यक्ति की ज्वाला में तपिश का फर्क तो होगा ही, यह स्वाभाविक है, सब जानते हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जीजा से ज़्यादा तुम्हें चीनू से संतुष्टि मिल रही थी। बोलो, सच है कि नहीं? अब मन्नू बिल्कुल खींच गई। उसने कहा, हाँ,
हाँ, चीनू धधकती आग को ठंडा करता था। और खैर, जब तुम यह विचार बना चुकी हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अवस की शांति के लिए ही चीनू के सामने फैलती रही तो यही सही। मैं इस पर कोई और सफाई नहीं देना चाहती क्योंकि उनका कोई अर्थ निकलता मुझे नहीं दिखता। इस पर बिब्बो बोली, इतना गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है, बताना तुम्ही ने शुरू किया। मुझे क्या मालूम था कि ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी। फिर चाहो तो बताओ और चाहो तो ना बताओ, अब मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। हाँ, मन में यह बात जरूर उमड़ घुमड़ रही है कि आखिर जीजा इस तरह के व्यवहार वाले थे तो फिर वह बच्चा गोद लेने को तैयार कैसे हो गए। और चीनू कब तक तुम्हारे साथ जुड़ा रहा, चाहो तो बताओ या ना चाहो तो बिल्कुल मत बताओ। मन्नू बोली, बताऊं क्यों नहीं, जब एक बार शुरू कर दिया है तो पूरा बताकर ही ठहर पाऊंगी। जैसे एक बार चीनू के सामने फैली तो बरसों की बरसों फैलती रही। क्या क्या कह रही हो, बरसों तक? हाँ बिब्बू, हाँ, यह सिलसिला फिर कई बरस चला। शुरू के कुछ महीने तो एक आस रहती थी कि शायद इस बार बीज उगेंगे, कोपले फूटेंगे, मगर धीरे धीरे यह आस समाप्त हो गई। हर महीने पीरियड आकर मुझे को अंदर तक झकझोर देता। मेरे अंदर कुंठा भरती जा रही थी और तब गांव की पंडिताइन चाची की बात याद आती, जो वह अपनी बड़ी बहुरिया, जिसके लाख दवा दारू के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, कोसती हुई कहती थी कि अरे ठूठ में कहूँ फल लागत है, या फिर रेहू में कितने नीक बीज डाल दियो बसम हो जाई, अरे जब बिजुए जरी जाई तो फसल कहाँ से उगी है। ऐसी न जाने कितनी जली कटी बातें वह अपनी बहुरिया को उसके सामने ही कहा करती थी। मेरा सौभाग्य था कि मेरे सामने मुझे ऐसे कोसने वाला कोई न था। हाँ, पीठ पीछे होने वाली तमाम बातें कानों में पिघला शीशा जरूर उड़ेलती रहीं। मुझे भी एक समय ऐसा आया जब पूरा यकीन हो गया कि पंडिताइन चाची सही ही कहती हैं, ठूंठ में फल नहीं आते। अब मन में यह आने लगा कि जब ठूंठ हूँ फल आ ही नहीं सकते तो इस ठूंठ का जो उपयोग हो सकता है वही कर डालो। मैं उपयोग में लग गई, मगर उपयोग कैसा हो या मैनेज न कर पाई, और अंजाम यह हुआ कि एक दिन मैंने चीनू को खुद बुला लिया। वह अपने किसी काम में व्यस्त है कहकर टाल गया। इससे मैं बड़ी खिन्न हुई। पहली बार की घटना के बाद जब वह घर से गया तो काफ़ी दिन तक न आया, यही कोई 1.5 महीने तक। इसी बीच उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए। हमारे इनके बीच संबंधों में थोड़ी नरमी भी आ गई थी। तीसरे चौथे या अब मुझे लेकर कहीं ना कहीं जाने भी लगे थे। इतने ही दिनों के अंतराल पर उनकी आग भी धधक उठती और मेरी ज्वाला भी। फिर हम दोनों बिस्तर पर एक दूसरे की ज्वाला शांत करने का प्रयास करते हुए वास्तव में अपनी आग बुझाने का प्रयास करते। मैं इस बात से पूर्णतः संतुष्ट रहती थी कि मैं इनकी आग को पूर्णतः ठंडा कर देती हूँ। इसका एहसास मुझे इनके वह खर्राटे देते जब यह ज्वाला के शांत होते ही कुछ ही देर में इतनी गहरी नींद सोते कि होश ना रहता। खर्राटे मुझे हिला कर रख देते। अब बिस्तर पर मैं संकोच की सारी बात भूल गई थी। जो इच्छा मेरी होती थी मैं वही करती। मैं सेक्स को उसकी अंतिम सीमा तक जीने की कोशिश में लग गई। इस सोच के दिमाग में आते ही संकोच को जुतिया के अलग करते ही बिस्तर पर मैं इतना अग्रेसिव होने लगी कि यह भी हिल उठे। एक दिन ज्वार के उतरने के बाद जब मैं इन्हीं में समाई गहरी सांसें लेकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी तो इन्होंने मेरे एक स्तन को हाथ में दबोचते हुए बड़े दुलार से कहा, साली आजकल क्या हो गया है तुझे, एकदम पागल हो जाती है। उनकी इस बात पर मैं कुछ न बोली, बस और कस के चिपक गई उनके साथ। इस पर इन्होंने मेरे स्तन बड़ी बेदर्दी से, बहुत ही बेदर्दी से उमेट दिया। मैं चीख कर थोड़ा अलग होकर बोली, क्या करते हैं, दर्द होता है? तब वह बोले, वही तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अचानक इतना दर्द कहाँ से होने लगा। इसके पहले इतना जोश तो कभी नहीं दिखा था। माजरा क्या है? यह सुनकर मैंने गर्म लोहे पर चोट की। सीधे बेलौस कहा, माजरा सिर्फ इतना है कि मैं अपने सामने आपको हमेशा खुश संतुष्ट देखना चाहती हूँ, जिससे आपको भटकना न पड़े। मैं मूर्ख थी जो इतने वर्षों बाद समझ पाई कि बिस्तर पर आप मुझसे चाहते क्या है। और मेरा अनुभव
अब यह भी कहता है कि यदि पति पत्नी बिस्तर पर संतुष्ट हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुष्ट होंगे, दाम्पत्य जीवन सफल होगा। अब मैं यह भी मानती हूँ कि सेक्स गलत नहीं है, इसको मन में दबाए रहना ही गलत है, बस माजरा यही है। यह कहते हुए मैंने भी इनका पुरुष अंग पकड़ कर खींच दिया। इनके मुंह से हल्की सी स्कारी से निकल गई। इस पर इन्होंने भी मेरे स्तन और कस कर दबा दिए। बड़े प्यार से शब्दों को चबाते हुए बोले, बहुत ही चबाते हुए शब्दों को बोले। देर से सही ज्ञान तो आ गया। फिर वह और मैं एक और ज्वार का एहसास कर जुट गए अपनी सुहाग रात की तरह। एक यह रात भी मुझे नहीं भूलती, मगर इन दोनों रातों के अविस्मरणीय होने के कारण अलग अलग हैं। सुहाग रात इसलिए नहीं भूलती कि वह पीड़ादायी थी। सपनों के सारे महलों के एक सेकंड में भर भरा कर गिर जाने की रात थी, मगर यह रात रिश्तों में जमी तमाम बर्फ के पिघल जाने की रात थी। मगर इसी बीच मुझे नई समस्या ने घेरना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि बिस्तर पर अब मैं इनको भोग रही होती हूँ, लेकिन इस बीच दिमाग में चीनू घुस आ रहा है। उसका खून जो लग चुका था वह अब रंग दिखाने लगा था। अब इनका तूफान मुझे अंदर तक बेध कर शांत न कर पाता था। यह बात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और बच्चे की चाहत खत्म हो गई थी। बिब्बो ने बीच में अचानक ही पूछ लिया, तो मन्नू बोली, नहीं। बच्चे की चाहत उसकी आग भी पूर्ववत जलती रही थी, मगर अब कोई उम्मीद न बची थी तो निराश हो गई थी। हताशा निराशा का फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरफ से निकलने लगा था। इस बीच एग्ज़ाम के समय जाने के करीब 2.5 महीने के बाद एक दिन भरी तपती दोपहरी में चीनू आ गया। उसका आना थोड़ा अप्रत्याशित था मेरे लिए, क्योंकि जब वह यहाँ से गया था और जब जिया से बातें करने के बाद मुझे यह यकीन हो गया था कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, तो मैंने बात को और पक्का करने के लिए कई बार फ़ोन ऐसे समय पर किया कि वह घर पर हो और फ़ोन वही उठाए। कई बार उसने उठाया, बात भी उससे मैंने की, यह शो करते हुए कि जैसे मैं बात करना चाह रही थी जिया से, लेकिन फ़ोन उसने उठा लिया। मगर उसने एक बार भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह बात नहीं करना चाहता, बल्कि वह बात को लंबा खींचने की पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे बात को रोमांटिक मोड़ देते हुए वह एकदम से मेरे साथ बिताए अंतरंग क्षणों की बात छेड़े बैठता था। मैं सीधे बोल बैठता था, आप बहुत सेक्सी हो। इस पर मैंने उसे कई बार मना किया, मगर वह बदतमीजों की तरह हंसता रहता। एक बार मैंने खींचकर उसे झिड़कते हुए कहा, देखो चीनू, दोबारा यह बोलने की हिम्मत मत करना। मगर वह ढीठ शांत होने के बजाय और भद्दी बातें करने लगा और अगले दिन आने की बात कहने लगा। अब मैं आपा खो बैठी और कहा, अगर तुम सीधे ना माने तो मैं आत्महत्या करके तुम्हारा नाम लगा दूंगी। मेरे इतना कहने पर उसने फ़ोन काट दिया, मगर इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया, मगर डर रही थी कि वह अगले दिन आ गया तो क्या करूँगी। मगर वह आया नहीं और ना ही फ़ोन किया। मगर जब उस दिन अचानक ही तपती दोपहरी में आ गया तो मेरा दिल धक से हो गया। वह साइकिल से आया था, पसीने से लथपथ था। पहले जहाँ वह आने पर पैर छूता था, अब तभी छूता जब उसके परिवार का कोई सदस्य साथ छूता। आज भी उसने पैर नहीं छुए, सिर्फ नमस्ते किया। उसकी आवाज़ उसके अंदाज में बड़ी ढिठाई थी। मेरे कुछ कहे बिना ही दम से सोफे पर बैठ गया। फिर मुझे जाने क्या हुआ कि यंत्रवत सी अंदर गई और 2 पीस मिठाई और पानी लाकर उसके सामने रख दिया। उसने बड़े अधिकार से 1 पीस मिठाई मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मना किया तो बोला, आप नहीं लेंगी तो मैं भी नहीं लूँगा। उसकी जिद के आगे हार कर मैंने ले लिया। मुझे फिर आश्चर्य हुआ और मुझे आश्चर्य में डालते हुए अंदर फ्रिज से 1 बोतल और 1 गिलास पानी लेकर आया हुआ। पानी भर के गिलास मुझे पकड़ा दी। मैं किंकर तब भी मोड़ सी उसे देखती रही। सब जो गिलास में लाई थी वह उसने खुद ले ली। इसके बाद उसने अपनी शर्ट के 2 बटनों को खोलकर कॉलर पीछे पलट दिया। उस समय सीलिंग फैन पूरी रफ्तार से चल रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर भी कुछ चलना शुरू हो गया है। बेचैनी सी होने लगी थी, तो मैं उसे वैसा ही छोड़कर दूसरे कमरे में आ गई। बाहर तेज धूप की तपिश अपने को पूरे चरम पर थी।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्यों बेचैन हो रही हूँ। मन में यह भी आया कि कह दूँ इससे कि चला जाए यहाँ से, मगर जिया क्या कहेंगे यह सोच कर रुक गए कदम। गला सूखने लगा तो पानी पी कर आ गई, मगर लगा पानी भी मेरी प्यास नहीं समझ पाया है। मैं कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगी, बार बार जितना कोशिश करती कि चीनू की तरफ से ध्यान हट जाए, लेकिन मन था कि सारी बाड़ें कूद कर चला जाता चीनू के पास। जब मन ज़रूरत से ज़्यादा भटकने लगा तो मैंने तय कर लिया कि आज चीनू को इस तरह डांट कर भगाऊंगी कि जीवन में यह दोबारा आएगा ही नहीं। जिया को बुरा लगता है तो लगता रहे, बहुत होगा वह भी आना बंद कर देंगी, खत्म हो जाएंगे सारे संबंध, हो जाए मेरी बला से। इसको जो भी बताना है बता दे दुनिया को, यकीन कौन करेगा इसकी बात पर, और कर भी लिया तो दुनिया क्या कर लेगी मेरा। दुनिया पहले अपने अंदर झाके, बाहर तो बाहर, अंदर बंद कमरों में लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। यह सोच मैं एक झटके में उठी चीनू को बाहर करने के लिए। कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो चीनू से टकराते टकराते बची। वह अंदर ही आ रहा था। एक झटके से रुक गए हम दोनों। हमारे बीच दूरी सिर्फ इतनी थी कि मुश्किल से हम दोनों के बीच से एक चुहिया गुजर पाती। मेरे दिल की धड़कन बढ़कर एकदम आसमान को छूने लगी। उखड़ी हुई सांस या दिल की तेज धड़कनें, थरथराहट न सिर्फ मैं बल्कि उसका एहसास चीनू भी कर रहा था। मैं सब साफ सुन रहा था, वह सारी हलचलें भी। कुछ क्षणों तक न मैं कुछ बोली न वह एकटक देखता रहा था मुझे। मेरा सिर उसकी ठुड्डी तक ही पहुंच रहा था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वह बड़ी कामुक नज़रों से कभी मेरे चेहरे तो कभी मेरे वक्षस्थल की गहराई में उतर रहा था। हम चूंकि दरवाजे के बीचों बीच थे, इसलिए बगल से न मैं निकल सकती थी न वह। मैं पीछे हटी तो वह और आगे बढ़ाया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से मुझे बहुत प्यार से मेरी बाहें थाम ली। मैं आज तक वैसी स्थिति का मनोविज्ञान न समझ पाई कि ऐसी कौन सी ऊर्जा तब की स्थिति में सक्रिय हो जाती थी कि मैं विरोध करने का प्रण करके बढ़ती थी, मगर उस छोकरे के सामने पड़ते ही समर्पित हो जाती थी। यह सुनते ही बिब्बो फिर बोली, मतलब कि उस भरी दोपहरी में तुम दोनों ने फिर अपनी वासना की आग बुझाई। हे राम, कैसा नर्क करती रही तुम। चलो एक बार गलती हो गई, बार बार वही काम। या गलती नहीं, या तो जानबूझकर किया जाने वाला काम है, दृश्यता है, बेहयाई है, बेशर्मी है। न जाने अम्मा की परवरिश कहाँ गच्चा खा गई कि तुम ऐसा पतित काम करती रही। मन्नू की बात पर बिब्बो ने बड़ी कड़वी प्रतिक्रिया दी तो मन्नू बोली, बिब्बो, माँ बाप के संस्कारों शिक्षा की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जब व्यक्ति खुद कुछ सीखने लायक बनकर स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है। इस पर बिब्बो बोली, अब पता नहीं, चलो माना कि वो तो एक मनचला था, मगर तुम कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ती थी कि भरी दोपहरी में निर्दंध होकर वासना का खेल खेल लेती। जरा भी लिहाज शर्म संकोच नहीं था। मन्नू बोली, जब कदम एक बार बहक जाते हैं तो बहकते ही रहते। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? तुम दोनों कब तक यह गुलगुलाते रहे? बिब्बो, उसके बाद वह फिर यह चलता ही रहा। जब इस तरह के घिनौने खेल में तुम लगातार डूबी रही तो बच्चा गोद लेने की बात कब आ गई? बिब्बो ने फिर अचानक पूछ लिया गोद की बात। तो मन्नू बोली, गोद लेने की बात तो मेरे दिमाग में तभी आ गई थी जब पूरी तरह से तय हो गया, मुझे यह विश्वास हो गया कि मैं ठूंठ ही रहूंगी। तभी मैंने बच्चा गोद लेने की बात सोची। मेरी इस मनसा को जानते ही देवरानियों नंदों में एक होड़ सी मच गई कि मैं उनके बच्चे को गोद ले लूं। अब मुझे जीवन का एक नया अनुभव मिला। सब अपने अपने बच्चे को लेकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि किशोरावस्था पार कर चुके भतीजे खुद अपनी पैरवी करते हुए कहते, अरे चाची, हमें ले लो, हम जैसी सेवा करेंगे वैसी कोई ना कर पाएगा। धन कितना ताकतवर होता है, यह अब मैं और साफ देख रही थी। जो माएँ बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज वही यह सोच कर कि उनके बच्चे को गोद लेने पर उसे मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, टूटी पड़ रही थी मुझ पर।
जो सालों दिखाई नहीं देते थे, वह अब आए दिन आकर टिके रहते। इससे मैं और या दोनों ही आजिज़ आ गए। ये तो खैर उस समय तक बच्चा गोद लेने के बारे में सोच ही नहीं रहते, इसलिए मुझ पर बेहद गुस्सा होते, मार गाली देते। सारे हालात को देखकर मैंने भी सोच लिया कि जो भी हो जाए, इन लोभियों को पास नहीं फटकने दूंगी। फिर एक एक कर मैंने सबको भगाना शुरू कर दिया। ऐसा किया कि 4-6 महीने में सब ने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सबको साफ बता दिया कि लूँगी तो किसी बाहरी को, किसी रिश्तेदार को। इस बीच चीनू में भी कई बदलाव आते जा रहे थे। वह अब हम दोनों का बहुत ख्याल रखने लगा था। उसके व्यवहार से यह भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। यह सुनकर बिब्बो बोली, तब तो तुम दोनों के संबंध और भी ज़्यादा उन्मुक्त और निर्द्वंद हो गए होंगे। यह सुनते ही मन्नू ने धीरे से कहा, हाँ। तो बिब्बो बोली, तो जब वह तुम दोनों का सहारा भी बन रहा था, तब तो तुम्हारे लिए यह दोहरा फायदा था कि कोई शक भी ना करता। तो फिर दूसरा लड़का क्यों गोद लिया? देखो बिब्बो, एक तो मैं छोटा बच्चा गोद लेना चाहती थी, दूसरे चीनू से जो रिश्ता बन पड़ा था उसे देखते हुए यह संभव ही न था। यह सुनते ही बिब्बो ने कहा, हाँ ये तो है। फिर इसी उहापो इनको तैयार करने की धींगा मुश्ती में कुछ बरस और निकल गए। फिर एक गर्मी ऐसी आई कि यह भी बिना किसी हील हुज्जत के तैयार हो गए। उस साल भी हर गर्मियों की तरह शहर में जगह जगह संक्रामक रोग फैला हुआ था। हमारा मोहल्ला भी चपेट में आ गया। एक दिन रात को हम दोनों की तबीयत एक साथ खाना खाने के बाद खराब हो गई। कालरा ने हम दोनों को कुछ ही घंटों में पस्त कर दिया। जिया को फ़ोन करने की सोची तो उनका फ़ोन डेड। फिर इन्होंने ऑफिस के कुछ लोगों को फ़ोन करना चाहा तो अपना फ़ोन भी खराब हो गया। फिर रात 3 बजते बजते तक हालत बहुत गंभीर होने लगी तो मैं किसी तरह उठकर पड़ोसी को बुलाने गई। पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला ही था कि मैं वहीं गस खाकर गिर पड़ी। फिर वह किसी तरह मुझे लेकर घर आए। यहाँ इनकी भी हालत सीरियस देखकर वह सामने वाले को भी बुला लाए और हमें सिविल इमरजेंसी ले गए। हम दोनों की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि हॉस्पिटल में हफ्ता भर लग गया। इस बीच रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो गोद लेने वाले प्रकरण के चलते सब नाराज थे, तो सबने फ़ोन पर ही तीमारदारी का फ़र्ज निभा दिया। और तुम्हारी जिया, उनका क्या हुआ? उन्हें अगले दिन तो फ़ोन कर सकती थी। और चीनू? हाँ, चीनू तो बता रही थी बड़ा काम करने लगा था। बिब्बू के व्यंग पर मन्नू बोली, दुर्भाग्य से जिस रात यह सब हुआ उसी रात जिया की सास गुजर गई थी। वह लोग अगले दिन ही सवेरे ही चले गए थे गाजीपुर और वहाँ फ़ोन वगैरह कुछ न था। वह सास की तेरहवीं करके 15 दिन बाद आई। वैसे तो यह वक्त हम दोनों के लिए बड़ा ही कष्टप्रद रहा, लेकिन एक महीने में यह बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि इस घटना के बाद उन्होंने बच्चे की कमी का एहसास बड़ी गहराई से किया। फिर अवसर देख मैंने एक दिन जैसे ही किसी छोटे अनाथ बच्चे को गोद लेने की बात उठाई तो यह तुरंत सहमत होने लगा, जैसे यह मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अब सहमति मिलने के बाद अनाथ छोटे बच्चे की तलाश शुरू हुई। इस तलाश ने फिर नई दुनिया के दर्शन कराए, नए अनुभव कराए। लखनऊ जैसे शहर के अनाथालयों, वहाँ की अंधेरी दुनिया को देखकर लगा कि सारे बच्चों को ही उठा लो और प्यार से पालूं उन्हें। मैंने जैसे बच्चे की कल्पना कर रखी तो वह इन अनाथालयों में मिल नहीं रहे थे। इस पर बिब्बो ने कहा, इन अनाथालयों में तुम्हें ऐसा क्या दिख गया कि वहाँ की दुनिया तुम्हें काली दिखने लगी? बिब्बो, इन अनाथालयों में वहाँ के कर्मचारी ना सिर्फ इन बच्चों का शोषण करते हैं, बल्कि खाने पीने, कपड़े, शिक्षा आदि के लिए सरकार जो व्यवस्था करती है वह भी चट कर जाते हैं। महिला कर्मचारियों के रहने के बावजूद लड़कियों के यौन शोषण की बातें छन कर आती रहती हैं। ओह, तो फिर मन मुताबिक बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? बिब्बो, अनाथालयों के चक्कर काटते समय ही चीनू ने और रास्ते भी तलाशे। उसने पता कर बताया कि कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां अवैध संतानें जन्मती हैं
और कई लोग गैर कानूनी तरीके से उन्हें गोद ले लेते हैं, लेकिन मैं 3 या 4 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं चाहती थी। इस दौड़ धूप में 4 महीने और निकल गए। हमारी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच चीनू ने कानपुर में कहीं जुगाड़ किया। एक गरीब परिवार था, मगर उसके पास बच्चे 7 थे। चुपचाप बच्चे को गोद लेने की तैयारी में थे, गोद देने की तैयारी में थे। वो असल में गरीबी से तंग आकर यह कदम उठा रहे थे। मुझे उनका करीब 3 साल का एक बच्चा पसंद आया। आकर इनसे बात की तो यह तैयार ना हुई। ये बच्चा गोद लेने के तौर तरीके का, कानून आदि का पता कर चुके थे। इनके इनकार से मुझे धक्का लगा। फिर अनाथालय से संपर्क साधा और तय हुआ कि जैसे ही मेरा मन चाहा बच्चा आएगा, वो हमें सूचना दे दी जाएगी। इनकी जिद के आगे मेरे सामने इंतजार के सिवा कुछ और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक एक दिन एक एक युग सा बीत रहा था। 2 साल से ज़्यादा लंबा चला यह इंतजार। इस बीच चीनू यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। वहाँ की नेतागिरी उसे रास आ गई। वह बड़ा दबंग हो गया था। बड़े संपर्क हो गए थे उसके। उसी ने कोशिश जारी रखी, मगर ऐन वक्त पर कानून आड़े आ गया। जितनी उम्र के दंपत्ति को बच्चा गोद दिया जा सकता है, कानूनन हम उस उम्र की सीमा से आगे निकल चुके थे। इस अड़चन से हम टूट से गए थे। लेकिन चीनू फिर आगे आया। उसने एक वकील और उस अनाथालय के प्लेसमेंट ऑफिसर को सेट कर लिया। बात 20,000 में तय हुई, मगर यह मैंने इनसे नहीं बताया। मुझे डर था कि यह कहीं इतनी बड़ी घूस देने के नाम पर बिदक न जाए। उस समय ऐसे काम के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए रिश्वत का पैसा मैंने अपने पास से छिपा कर दिया। बहुत जोड़ तोड़ महीनों की दौड़ धूप के बाद अंततः मैंने अनिकेत को गोद लिया। जिस दिन मैं इसे लेकर आई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथालय से किसी और के जने बच्चे को लेकर नहीं, बल्कि हॉस्पिटल से अपने जने बच्चे को लेकर आई हूँ। अनिकेत उस समय करीब 3 साल का था। गेहुआ रंग, अच्छी सेहत, तीखे नैन नक्श, बड़े बड़े बाल, कुल मिलाकर मेरे सपनों में मेरे मनपसंद बच्चे की जो तस्वीर थी, यह करीब करीब वैसा ही था। खुशी का सही मायने में मैंने एहसास उसी दिन किया। अनिकेत को लेकर घर आते आते शाम के 4 बज चुके थे। उस दिन मैंने इनका बिल्कुल दूसरा बदला हुआ रूप देखा। जब घर आई तो चीनू भी साथ था। आते समय ढेर सारी मिठाई, फल, खिलौने और इसके कपड़े लेकर आई थी। इन्होंने घर आने तक तो कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता ही नहीं था कि इनमें बच्चे को लेकर कोई उत्साह है, खुशी है, उमंग है। घर आने के बाद कुछ देर में चाय नाश्ता कर चीनू और उसका दोस्त भी चला गया। बच्चा बड़ा गुमसुम था। बड़ी अजीब नज़रों से मुझे इनको टुकुर टुकुर देखता। मैं बड़े प्यार स्नेह से उसे प्यार दुलार कर अपनी गोद में चिपकाए हुई थी। उसे खिलाने पिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी उसे अपने साथ घुला मिला लेना चाहती थी। उसको मैंने जो नए कपड़े खरीदे थे आते समय, वह बड़े प्यार दुलार से पहना दिए। उसको गोद से उतारने का मन नहीं कर रहा था। अंततः 7 बज गए थे। उन्होंने चाय बनाने को कहा। यह अब तक शांत बैठे या तो पत्रिकाएं पलट रहे थे या फिर टीवी पर नज़र डाल रहे थे। मैंने बच्चे को उनके पास बैठाते हुए कहा, देखे रहिएगा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बच्चा सहमा सहमा इनके करीब बैठ गया। मैं चाय लेकर आई तो देखा यह बच्चे को गोद में लेकर पुचकार रहे थे। इनकी दोनों ही आंखें नम थी। मैंने चाय एक तरफ रखकर जब इनकी आंखों में, नज़रों में नज़र डाली तो इन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। आंसू पलकों का बंधन तोड़कर बह चले। तब मैंने इन्हें और बच्चे को एक साथ गले लगा लिया। मेरी आंखें और गला भर आई थी। मैंने फिर इन्हें शांत कराया और कहा, शांत हो जाइए, अब हमारी भी दुनिया मुस्कुराएगी।
ये हमारा नन्हा राज दुलारा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरी बात पर या बोले तो कुछ नहीं, बस एक बार फिर बच्चे को चूम कर गले लगा लिया। या चाय पीते रहे। इस बीच में बच्चे के लिए भी दूध बनाकर उसकी बोतल में भर कर ले आई थी। इतने बड़े बच्चे को खाने पीने से लेकर कपड़े खिलौने तक जो भी सामान हो सकता है, हम आते समय सब ले आए थे। बच्चे को मैंने खूब मन से खिलाया पिलाया सजाया। उस दिन मैंने चुन चुन कर इनकी पसंद के खूब व्यंजन बनाए। खाने पर जिया के परिवार को बुलाया था, वह लोग भी। उस दिन पूरा परिवार आया। बच्चे के लिए खूब उपहार ले आए थे, मगर न जाने क्यों चीनू नहीं आया। हालांकि वह दिन भर साथ था। उस दिन की खुशी जो थी उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। इतना सुनते ही बिब्बो ने फिर ही अचानक पूछ लिया, बच्चे के असली माँ बाप कौन थे, इसका कुछ पता था? मन्नू ने कहा, बच्चा किसका था क्या था कुछ पता नहीं। अनाथालय वालों ने सिर्फ इतना बताया कि कोई गेट पर छोड़ गया था। सच यह है कि मैं जानना भी नहीं चाहती थी। उस रात हम दोनों बड़ी देर तक बच्चे और अपने भविष्य को लेकर बतियाते रहे। बच्चा 11 बजते बजते सो गया था। बाद में यह भी सो गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार बच्चे को चूम लेती, उसे अपने से चिपका लेती। मैं जैसा सोच रही थी उसके विपरीत बच्चा ना तो ज़्यादा रोया ना ही परेशान किया, बल्कि पुचकारने पर अब मुस्कुराने भी लगा था, कुछ बातों का जवाब भी देने लगा था। इस बीच एक बात और थी जो मेरे मन में बराबर उमड़ घुमड़ रही थी। यह सुनते ही बिब्बो बोली, चीनू की बात? बड़ी देर से चुप बैठी सुन रही बिब्बो ने एकदम से टुपक दिया। उसकी बात सुनकर मन्नू कुछ क्षण चुप रही। अपनी खीस पर नियंत्रण करने के बाद वह फिर बोली, नहीं नहीं, इस समय चीनू दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। बस मैं हर पल बच्चे को जी रही थी। वह दृश्य मुझे याद आ रहे थे जब मैं अलग अलग समय पर तमाम औरतों को अपने अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर, ब्लाउज ऊपर उठाकर, स्तन बच्चे के मुंह में देकर दूध पिलाते देखा था। और साथ ही तब उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में वात्सल सुख की जो अद्भुत लकीरें उभरती थी, उनकी याद, उनकी तस्वीरें मेरे सामने आ रही थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। यूं कहो कि विचारों का महाविस्फोट हो गया था। इस विस्फोट से मैं कभी घायल होती तो कभी लगता कि मेरी चेतना अब सही मायने में लौटी है। मैं एक नज़र बच्चे पर डालती, फिर सोचने लगती कि बच्चा तो ले लिया, लेकिन वह सुख कहाँ से ले आऊं जो स्वयं बच्चे को जन्म देने से मिलता है। यह सुख दुनिया में कहाँ मिलता है, कितने का मिलता होगा, कौन देता होगा? मैंने सारे कर्म कुकर्म कर डाले, लेकिन कहीं भी तो नहीं मिला। कहाँ कहाँ से ले आऊं वह सुख जो एक माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में धारण करने, उसे पालने का उठाती है। पेट के अंदर बच्चे के बढ़ने की प्रक्रिया, उसके स्पंदन का सुख, धीरे धीरे अपने ही भीतर एक और जीव के बढ़ने, परवान चढ़ने का सुख, अपने ही शरीर के हिस्सों, पेट, स्तनों के बदलने, नया आकार लेते रहने को देखने का सुख, अपने ही अंदर एक और जीव, अपने ही पति के अंश को अपने ही खून से पालने पोसने का सुख, फिर छठे 7वें महीने से ऊपर के बच्चे के मूवमेंट को देखने का सुख, उभरे हुए पेट पर, स्तनों पर रात में पति के स्नेह भरे चुंबनों, उनका पेट पर कान लगाकर बच्चे के मूवमेंट का एहसास करने की कोशिश, और पेट में बच्चे के हाथ पैर जब इधर उधर घूमते हैं तो पेट पर ऊपर जो उभार दिखता है, उसे देखने, पति के साथ या अकेले देखने का सुख। और जो कभी पति की कामेच्छा भड़क उठे तो उसे बच्चे का वास्ता देकर शांत करने और स्वयं में उभर आई कामेच्छा को भी दबाने के एहसास का सुख। फिर प्रसव पीड़ा, बच्चे के शरीर का जुदा होकर उसके धीरे धीरे बाहर आने का सुख, जन्मते ही उसे सीने से चिपकाने का सुख, फिर स्तनपान कराने का सुख। कहाँ से लाऊं यह सारे सुख? इस जीवन में तो अब संभव नहीं रहा यह सारे सुख पाना। मैं क्या जानूं कैसे बच्चे के आने के साथ ही स्तनों में निर्मल दूध की धारा
अवतरित हो जाती है। यह सब सोचते सोचते मैं बराबर बच्चे को छूती, उसे चूम लेती। इसी बीच उसने पेशाब कर दी। बच्चों के इस तरह के कामों का मुझे बचपन से करने का अनुभव था। तुम सब छोटे थे, मैं सबसे बड़ी थी। हर साल 1.5 साल के अंतर पर अम्मा के बच्चे होते थे, साथ में घर का ढेर सारा काम। मैं थी तो मात्र 8-9 बरस की, लेकिन मुझसे तुम सबकी देखभाल का काम लिया जाने लगा था। सोचती हूँ कि अगर अम्मा के सभी बच्चे जीवित होते तो हम सब 11 जने होते। तो इस बच्चे के पेशाब करने पर उसके कपड़े चेंज करने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। हाँ, जब मैं चेंज करने लगी तो वह कुनमुनाया और जाग गया। मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। मैं उसको देखकर एकदम निहाल हो गई। चेंज कराकर मैंने उसे छाती से लगा लिया। मेरी छातियों पर उसके स्पर्श ने मुझे अजीब से एहसास से भर दिया। बच्चे को स्तनपान कराने का सुख लेने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठी कि मैं अपने को रोक ना सकी। मैंने एक झटके से अपना गाउन सामने से खोलकर स्तन उसके मुंह में दे दिया। एक क्षण उसने निपुल मुंह में लिया और फिर बाहर देखने लगा, फिर बाहर कर देखने लगा। मैंने पुचकार कर फिर निपुल उसके मुंह में लगाया तो अब की लेकर उसने चूसना शुरू किया। उस समय मैंने सुख संतोष का जो एहसास किया, जो पल मैंने जिए, उस सुख को मैं आज तक शब्द न दे पाई। बस अनपढ़ गूंगे की तरह उस सुख का एहसास, उस रस का स्वाद आज तक लेती रहती हूँ। मगर कुछ ही क्षण में उसने स्तन फिर छोड़ दिया, लेकिन उत्साह में मैंने दूसरा निपुल उसके मुंह में दे दिया। उसने फिर जोर से चूसना शुरू किया। फिर अचानक उसके दांतों की चुभन मैंने निपुल पर महसूस की और साथ ही यह भी एहसास किया कि नाहक ही मैं मासूम को अपने सुख के लिए परेशान कर रही हूँ। मैं उसकी प्राकृत माँ तो हूँ नहीं, और जब माँ ही नहीं तो दूध कहाँ से उतरेगा। हाँ, तब मेरे आंसू जरूर धारा प्रवाह बहने लगे। मैंने धीरे धीरे थपकी देकर उसे सुला दिया। सोचने लगी, सही तो कहा गया है कि ठूंठ में कहीं फल आते हैं, और जब फल ठूंठ में आते नहीं तो रस कहाँ से आएगा, और जब रस ही नहीं तो बच्चा क्यों कर पीने लगा। अचानक मुझे अपने स्तनों से नफरत होने लगी, जो उस वक्त कपड़ों से बाहर तने हुए पड़े हुए थे, जो मुझे मुंह चढ़ाते हुए लग रहे थे। मैं सोचने लगी, आखिर ये किस काम के। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो घमंड करती थी अपने इस अंग पर कि ये बड़े विशाल, सुडौल और बहुत ही कसे हुए हैं। तमाम औरतें तो ऐसे सुंदर अंग को पाने के लिए तरसती रहती हैं, मगर मैं इनका क्या करूं। ये तो मेरे काम नहीं आ रहे हैं। कहते हैं कि ये या पति को दीवाना किए रहते हैं, लेकिन यहाँ तो यह भी नहीं था। पति तो न जाने किस किस के पीछे मुंह मारता रहा। हाँ, शुरू के 1-2 वर्ष जरूर वह इसका दीवाना था। इसको छूने, दबाने, मसलने का अवसर तो हर क्षण तलाशते रहते थे। बिस्तर पर तो आफत ही कर देते थे, न जाने क्या क्या संज्ञा देते थे। लेकिन जल्दी ही हालात बदल गए। इनके लिए सारा आकर्षण खत्म हो गया। लेकिन हाँ, दुनिया के लोगों का नहीं, लोगों की गिद्ध दृष्टि को, अंदर तक झांकने की कोशिश को मैं बराबर देखती थी। और चीनू का नाम नहीं लोगी? मन्नू की बात पर अचानक ही बीच में बिब्बो ने यह बात कह दी। तो मन्नू बोली, जब तुम उसी के बारे में सुनने को बेताब हो तो मैं कैसे नहीं लूंगी नाम। बल्कि वह तो शुरू में ही बता चुकी हूँ कि वह कैसे झांकता रहता था। बिब्बो ने कहा, झांकता तो तब था जब तक तुमने उसे एक सहेली के लड़के की तरह रखा, लेकिन जब उसके सामने ही फैल गई तब। बिब्बो, यह भी कोई पूछने की बात है? जो जिसके लिए बेताब हो और वही यदि उसे मिल जाए तो वह निश्चित ही दीवाना हो जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ। अच्छा, जब तुमने बच्चे को गोद ले लिया तो उसके बाद चीनू किस तरह पेश आए? चीनू से किस तरह पेश आई? जबकि तुम्हारे कहे मुताबिक यदि वह जी जान से न लगता तो तुम्हें बच्चा गोद मिल ही नहीं सकता था। हाँ बिब्बो, यह बात एकदम सच है। जिस तरह से तरह तरह की अड़चनें आई
उससे यह क्या, मैं भी खुद ही त्रस्त हो गई थी, हार मान बैठी थी। इन्होंने तो एक तरह से मुंह ही मोड़ लिया था, मगर वह ना सिर्फ बराबर लगा रहा बल्कि हमें उत्साहित भी करता रहा। यह उसके प्रयास से ही संभव बन पड़ा था। बिब्बो ने आगे पूछा, तब तो इसके बाद उसकी मनमानी और बढ़ गई होगी और तुम उसके एहसान के बोझ तले दबी उससे कुछ कह भी नहीं पाती रही होगी। वह जब जाता रहा होगा अपनी मनमर्जी से तुमसे अपनी हवस मिटाने आ जाता रहा होगा। बिब्बो की इस बात पर मन्नू बोली, बिब्बो तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है, पूरी तरह नहीं। वास्तव में बच्चे के आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखा। यह परिवर्तन एकदम 6-7 महीनों के भीतर ही सतह पर आ गया था। एक तरफ यह थे जिनके व्यवहार को पहले देखकर ऐसा लगता था मानो बच्चों के प्रति इनकी रुचि ही नहीं है, वही या ऐसे बदले कि बिल्कुल बच्चे के ही होकर रह गए। हालत यह हो गई कि जो व्यक्ति पहले जहां अपने दोस्तों काम इधर उधर समय बिताने में ही मशगूल रहता था, जिसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि इसकी बीवी होगी, घर होगा, वही अब एकदम बदल गया। अब उसकी हर कोशिश इस बात के लिए होती थी कि कैसे सारी दुनिया छोड़ बच्चे को ले लूं। आते ही उसी के साथ लग जाते, उसके लिए इतना सामान लाते, इतना खर्च करते थे कि कई बार मुझे कहना पड़ता, पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जवाब मिलता, कमाता किसके लिए हूँ। मैं हैरान थी इस बदलाव से। मैं सोचती जो खुद की जनी संतान होती तो यह क्या करते, और खुद अपने पर तरस आता कि मैं अपने को बड़ा काबिल समझने वाली अपने पति के हृदय को ही ना समझ पाई। बच्चा बच्चा करती न जाने क्या क्या करती रही, पर गहराई से यह जानने की कोशिश ना की कि आखिर पति का मन क्या है। बच्चा पाने की ललक में पति के लिए मेरे क्या जिम्मेदारी है यह भी भूल गई। और अब मेरा निष्कर्ष कई बार यह भी होता है कि शायद यह भूल ही गए थे, जिसके चलते यह मुझसे विमुख हो गए। इनके विमुख होने का ही परिणाम था कि मैं भटक गई। नहीं, यह बात तुम्हारे शब्दों में कहूँ कि चीनू जैसे छोकरे के सामने फैल गई। मन्नू की इस बात पर बिब्बो बोली, तुमको मेरी बात बुरी जरूर लगी, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी किसी बहन की अपनी बहन के इस तरह के काम पर इसके अलावा और कोई बात निकलेगी। मन्नू ने कहा, तुम इस बात से क्यों परेशान हो गए कि मुझे बुरा लगा। यह बात ऐसी है कि बुरा लग जाने पर भी मैं नहीं बोल सकती कि मुझे बुरा लगा, इसलिए जो तुम्हारे मन में आए वह कह डालना, बिल्कुल भी हिचकना नहीं। बिब्बो बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। अब जैसे मन में यही बात आ रही कि जीजा में या तो परिवर्तन आ गया, लेकिन तुम में क्या परिवर्तन आया। अब तो तुम सब कुछ तुम्हारे मन का हो गया था, तुम्हारी तो बाछें खिल जानी चाहिए थी। मन्नू ने कहा, हाँ, पर इस मन का क्या करें। 2-4 दिन तो बाछें खिली रहीं, पर फिर मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे कि इसमें मात्र तो सुख कहाँ है, या मेरा खून कहाँ है। दुनिया तो गोद ली हुई संतान ही कहेगी। बड़ा होने पर क्या यह अपने जने हुए बच्चे की तरह हमें अपनाएगा। और देवरानी, नंद आदि रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। क्या करूं इन सब का। पहले सोचा था कि बच्चे के आने की खुशी में एक बड़ा फंक्शन करूंगी, उसमें इन सबको खूब उपहार वगैरह देकर खातिरदारी कर मना लूंगी, पर इन्होंने साफ कहा तमाशा नहीं करना है। और फिर ऐसे प्रश्नों की फहरिस्त बढ़ती ही गई। जैसे कि एक दिन अचानक ही दिमाग में यह आया कि यह पता नहीं किस कुल खानदान का है, इसकी जाति क्या है, क्योंकि अनाथालय ने सिर्फ इतना बताया था कि कोई गेट पर छोड़ गया था, इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। फिर इन फितूरों ने यह बात दिमाग में घर कर दी कि बच्चा लाख मामा चिल्लाए, लेकिन मैं माँ नहीं, सिर्फ एक बोझ हूँ, एक ठूंठ हूँ, और कोई भी औरत बिना अपनी कोख से बच्चा जने माँ नहीं हो सकती। ऐसा करने वाली औरतें न सिर्फ अपने आप को धोखा देती हैं, बल्कि जिस बच्चे को गोद लेती हैं उसे भी धोखा देती हैं। देखा जाए तो प्रकृति भी यही कहती है
और यही कहती दिखती है कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तभी उसके स्तनों में दूध उतरता है। गोद लिए हुए बच्चे को कितना ही छाती से चिपका और निपुल उसके मुंह में देकर कितने ही दिनों तक चाहे कितना ही चुसवा और दूध उतर नहीं सकता। मैं यह अनुभव की भी बात कह रही हूँ, कोई सुनी सुनाई नहीं। मैंने बच्चे को 1-2 दिन नहीं महीनों अपने स्तन चुसवाए, वह ठूंठ का ठूंठ ही रहा। रस या दूध के नाम पर एक बूंद पानी भी न टपका कि मैं संतोष कर लेती। यह सारी बातें मुझे अंदर ही अंदर इतना आहत करने लगी कि मैं टूट सी गई। अब हर चीज से खींच होने लगी। बच्चा भी अब पहले की तरह मुझे खींच नहीं पाता था। कई बार तो मन में यह भी आया कि गोद लेकर मैंने बड़ी गलती कर दी। यह बात और गाढ़ी हो जाती यदि यह भी ऐसा ही सोचते, लेकिन इन सब के उलट या तो उसी में खो गए थे, सो मैं भी उन्हीं के साथ नत्थी रहती थी। मेरी पीड़ा यह भी थी कि मैं यह बात किसी से कह नहीं सकती थी। अर्थात परिणाम यह हुआ कि मैं वह औरत हूँ जिसे उसके मन का जीवन में कुछ नहीं मिला। उम्र के साथ यह सारी बातें मैं और भी गहराई से सोचने लगी। सिर्फ सोचती ही नहीं, तरह तरह के विश्लेषण करती। तरह तरह की किताबों को पढ़ने का परिणाम यह था कि विश्लेषण भी तरह तरह से होता। इस विश्लेषण में कहीं फ्रायड, हैवलॉक, एलिस गुस्सा थे, तो कहीं वात्स्यायन, कहीं कृष्ण का गीता दर्शन, तो कहीं सृष्टिकर्ता भगवान और इनकी सत्ता को नकारने वाले कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। कई बार यह भी सोचती कि हैवलॉक, एलिस होते तो कहती तुम यौन विज्ञान के बारे में और शोध करो। तुम्हारा यह सिद्धांत गलत है, बेबुनियाद है कि माँ स्तनपान कराते समय यौन सुख का भी एहसास करती है, आनंद लेती है। सच तो यह है कि इस स्तनपान के समय माँ वात्सल सुख, मातृत्व के सुख के सागर में ऐसे डूब जाती है कि बाकी कुछ का उसे पता ही नहीं रहता। वह समाधिस्थ हो जाती है। तुम्हारा शोध कुछ हजार पश्चिमी माँओं पर किया गया निष्कर्ष हो सकता है, वह सब माँओं पर कैसे लागू हो जाएगा? भारतीय माँओं को तुम क्या जानो? इतना ही नहीं, सूर, तुलसी, कबीर से लेकर सिमोन, यहाँ तक कि हॉलीवुड की अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर भी सामने आ खड़ी हो जाती। हाँ, यहाँ 2 नाम और ना लूँ तो गलत होगा, एक रुबाना और दूसरा काकी का। इनके साथ नंदनी का नाम तो जुड़ा ही रहता है। तमाम बातों, विश्लेषणों पर रुबाना की बात हथौड़े की तरह पड़ती। जिंदगी जीना है तो मस्त होकर जियो, काटनी हो तो बेहतर है कि डूब मरो। वह नैतिकता, नीति, नियम आदि को बंधन, बेड़ी कहती थी, और कम से कम जब तक रही उसके साथ उसे अपने सिद्धांत से कभी डिगते नहीं देखा। जो चाहा उसने वही किया। मैं सोच सोच कर खींच की हद तक कुछ ही महीनों में पहुंच गई। दूसरी तरफ इनका बदला व्यवहार आग में घी का काम कर रहा था। वैसे भी बरसों हमने एक होकर भी अलग अलग ही बिताए थे। इधर कुछ महीनों से रिश्ते कुछ सामान्य हुए थे तो ये बच्चे की ओर मुड़ गए। पहले मनमुटाव के चलते नहीं मिलते थे महीनों, अब इनके बदले मिजाज ने हमारे बीच दूरी बनाई। हाँ, अब यह जरूर था कि यह काफ़ी हद तक मुझे शुरुआती दिनों की तरह फिर चाहने लगे थे, और सबसे बड़ी खुशी यह थी कि बच्चे की चाहत कहो या फिर कोई और वजह, इन्होंने अब अलग अलग महिलाओं में मुंह मारना करीब करीब बंद कर दिया था। बिब्बो ने इसी बीच पूछा, और तुमने क्या किया था? या तो तुम बता ही नहीं रही हो, जीजा के बारे में बताए चली जा रही हो। बिब्बो के व्यंग पर फिर मन्नू ने कहा, जो तुम सुनना चाहती हो वही बताने जा रही हूँ। यह सच है कि बच्चे को दिलाने के बाद चीनू मुझ पर कुछ ज़्यादा ही अधिकार के साथ धौंस जमाने लगा था। ऐसे बिहेव करता मानो मैं उसकी प्रेमिका या रखैल हूँ। वह हर हफ्ते हमला करने की कोशिश करता। मैं कई बार बचा लेती खुद को, लेकिन कई बार बचने की पूरी ईमानदार कोशिश ही न कर पाती, और तब मैं टूट कर बिखर जाती उसके सामने। बिखर कर ख़त्म हो जाने के बाद हर बार यही खिन्नता, ये बात मन में आती, अरे मैं क्या कर रही हूँ, यह बहुत गंदा है, घृणित है यह सब। लेकिन फिर अवसर आते ही बिखर जाती। यह सुनते ही बिब्बू बहुत ही नफरत से बोली, बाप रे बाप,
तुम्हारा ये बिखरना, तुम्हारी ये बातें, अरे इतना घुमाने फिराने की ज़रूरत क्या है? सीधी सीधे कहो ना कि एक जवान लड़के के साथ अय्याशी कर रही थी, अपने को तबाही के बर्बादी के रास्ते पर ले गई थी। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बात बार बार कर रही हो, मगर उन किताबों में क्या तुमने जो कुछ किया उसका तुम्हें एक भी ऐसा उदाहरण मिला? तुम्हारी तरह हमने किताबें बहुत नहीं बाँची, पर बुजुर्गों की बातें ज़रूर बहुत सुनी हैं। कथा भागवत होता हो तो वहाँ ज़रूर जाती। अरे भगवान से खुद को चाहे जैसे ही जोड़े रहो तो आदमी भटकता नहीं। घर पर जब पुरोहित बाबा आकर बाबा से घंटों पूजा पाठ पर बहस लड़ाते थे तो मैं भी ध्यान से सुनती थी। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे उनकी याद आती जा रही है। और तो आदमियों को वो एक ही कमरे में सोने से मना करते थे। उनका कहना था साथ लेटने से वासना की आग भड़कती है। माना कि यह बात बड़ी कट्टर सोच वाली है, मगर मैं उनकी यह बात शादी के बाद भी जीवन भर गांठ की तरह बांधे हूँ कि चरित्र पर कभी दाग ना लगे। इसके लिए काम वासना पर नियंत्रण जरूरी है। आदमी के कदम पर नियंत्रण ना करने पर ही भटकते हैं। आदमी के कदम इस पर नियंत्रण ना करने पर ही भटकते हैं। चरित्र का पतन होता है। फिर किसी वेद की बात बताते हुए कहते कि उसमें तो प्रौढ़ावस्था के बाद, बल्कि संतानोत्पत्ति के बाद पति को भी पत्नी में माँ का रूप देखने का वर्णन है। ऐसा होने से दोनों काम वासना में न डूबकर भगवान के ज़्यादा करीब जाएंगे। चरित्र बढ़िया होगा, जीवन में भटकेंगे नहीं। अरे हाँ, तुम तो बहुत पढ़ी हो ना, इस बात को ठीक ठीक बताओ ना अगर मालूम हो। इतना तो हमें मालूम है कि ये बात अगर तुम्हें ठीक ठीक मालूम होगी तो तुम ज़रूर अपने आप ही तय कर लोगी कि तुम गलत हो और कि कितनी गलत हो। बिब्बो की बात सुनकर मन्नू को लगा कि उसने ज़रूर बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन बिब्बो ने अनुभव से जो जिंदगी को जाना समझा है, अपने विचारों में वह जितनी स्पष्ट है वह उससे कहीं बहुत पीछे है। वेद वाली बात ने उसे अच्छा खासा झकझोर दिया था। यह इत्तेफाक ही था कि कुछ महीने पहले ही गुरुजी ने एक दिन माँ की अहमियत का वर्णन करते हुए घंटों यही बताया था कि हिंदू संस्कृति में माँ से बड़ा कोई नहीं है। वेद सहित तमाम पौराणिक ग्रंथों में बहुत से उदाहरण देते हुए माँ की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए, इसके साथ साथ यह भी बताया था कि गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। और ऋग्वेद की एक ऋचा का उल्लेख किया कि उसमें ऋषि सावित्री सूर्या, हाँ, उन्होंने यही नाम बताया था। उन्होंने कि यह महिला ऋषि थी और एक बार एक कन्या के विवाह के समय उसे आशीर्वाद देते हुए इंद्र से यह प्रार्थना की कि दशाश्याम पुत्र नाधेहि पति में एकादशम कृधि। हे इंद्र, या स्त्री 10 पुत्रों को जन्म दे और पति इसका 11वां पुत्र हो। गुरुजी से यह बात सुनकर सब भी शक पका गए थे कि यह कैसी उलटबासी है, पति भी पुत्र हो जाए। सभा में खुसुर फुसुर की आवाज़ें आने लगी थी। खुद उसके मन में आया था कि शायद गुरुजी कुछ भूल गए हैं। खुसुर फुसुर की आवाज़ों से गुरुजी जान गए थे कि लोग उनकी बातों से भ्रमित हो रहे हैं। फिर हंसते हुए कहा था, आप लोगों ने इसके मर्म को समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा अर्थ लगाकर भ्रमित हो रहे हो। फिर उन्होंने विस्तार से अर्थ समझाते हुए कहा था कि सीधा मतलब यह है कि वासना के विलोपन के लिए हमारे पूर्वजों ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि जब पति पत्नी में माँ का रूप एवं पत्नी पति में पुत्र का रूप या भाव से उसे देखेगी तो दोनों में वासना का भाव उत्पन्न नहीं होगा और वह ईश्वर पर ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि वासना के विलोपित होते ही व्यक्ति का चरित्र, उसका मन ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगी। इसके बाद उस दिन गुरुजी ने इस ऋचा का बार बार स्वस्वर पाठ कराकर याद करा दिया था, जिससे लोग इस प्रसंग को भूले नहीं। मन्नू ने यह सारी बातें बिब्बो के सामने रखकर नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि यहाँ संतान होने तक तो वासना के तिरोहित होने की बात नहीं है। मेरे तो संतान हुई ही नहीं। तो बिब्बो तबाक से बोली, धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।